नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। हमने पहली वीडियो में इनाम पाठ शुरू किया था और लगभग हमने आधा पाठ पूरा भी किया है। आज हम उसी पाठ का अगला हिस्सा देखने वाले हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा दूसरी इकाई पाठ तीसरा इनाम हास्य निबंध और भाग दूसरा। पहले भाग में हमने जो देखा वो मैं पहले आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाले किसी देसी कंपनी ने अपने रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन करने के लिए एक ऐसी प्रतियोगिता रखी कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करने के 7 लाभ क्या है, और इसमें लेखक ने हिस्सा लिया और वो इनाम जीत गया। उसके घर रेफ्रिजरेटर आ गया। और पहले दिन किस प्रकार लेखक को परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने सारे लोग उसमें आए, ये हमने पात्र परिचय में देखा है। यहाँ हमने देखा था लेखक का परिवार, जिसमें लेखक, पति पत्नी और उनका बेटा हेमंत, लड़की अमिता, और इसके अलावा जो अन्य पात्र है इसका भी हमने उल्लेख किया था, जैसे दीनदयाल, लकीर की फ़कीर, कूड़म गज, जला भुना, शक्की, बिगड़ा दिल, और बचे हुए जो पात्र है उनका उल्लेख आज की दूसरी वीडियो में होगा। आखिर में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पहला दिन तो राम राम करके बीत गया, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि उन्हें और गली मोहल्ले वाले क्या क्या तकलीफ़ देने वाले हैं और तकलीफ़ों का सिलसिला किस प्रकार शुरू होने वाला है। आइए शुरुआत कैसे हुई देखते हैं। शांति बुआ से शुरुआत करते हैं। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज़ लगा थी चली आई, ओ बहू कहाँ है, ज़रा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। यानी कल का जो शोर शराबा था, भंबड़ था, आज बड़ा शांति का माहौल था। आज कोई परेशान करने नहीं आया था और इसीलिए दोनों की मानसिक स्थिति, दोनों का मूड अच्छा था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। ये बुआ जी है, वो आई है लेखक के घर, और उसके हाथ में ये कटोरा है जिसमें आटा है, और उसके बाद उसे प्यार से बिठाया गया। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। अब आगे देखिए, चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, ये आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूँगी। देखिए ये जो बुआ है कितनी स्वार्थी है। जो आटा सड़ने लायक है उस आटे को बचाने के लिए अब वो लेखक के घर के रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए आई है। अगर वो वहाँ पर नहीं रखेगी तो शायद आटा सड़ जाएगा गर्मी के कारण। तो वो कह रही है वैसे कि मैं शाम को मंगा लूँगी। पत्नी को भी शायद बुरा नहीं लगा लेखक की। वो कहती है, अब पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, यानी बिल्कुल मीठी ज़ुबान में वो बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। यानी अब बुआ जी को अब लेखक के घर आने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेमंत के हाथ वो भिजवा देंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। देखो, सबसे पहले शुरुआत शांति बुआ ने की है, और ऐसा समझ लीजिए कि यहीं से अशांति का माहौल शुरू हो गया है। अशांति भरे दिन शुरू हो गए हैं। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, जो पहले रेफ्रिजरेटर जीतने की बात कह रहे थे, जिन्हें पक्का विश्वास भी था। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, छोटा बक्सा था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। अब ये किस बात का गुस्सा? उन्हें गारंटी थी ना कि उन्हें फ्रिज मिलने वाला है, तो मन ही मन जलन के कारण वो गुस्से में थे।
पहले दिन नहीं आए। तो उन्हें देखकर लेखक को भी अंदर ही अंदर खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, लेखक बोले, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, मतलब अच्छे तो हो ना? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। लेखक ने सोचा कि चलो लाला दीनदयाल को दिखा देंगे। वे बैठे रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। देख कर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। समझ लो कि आप उन्होंने ताना मार दिया। यानी उन्हें इस बात की प्रसन्नता है नहीं कि लेखक रेफ्रिजरेटर जीत गए, बस ताना मार रहे कि विदेश की नकल करी होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले यानी पड़ोस वाले ताऊजी आए हैं, आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। तश्तरी में ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी लग रही है, वो लाला जी के सामने पेश की गई। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, यानी मुझे दांतों में तकलीफ़ होने लगती है। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और मैं अकेला खाता क्या? अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अब यहाँ पर जो लाला जी कह रहे हैं कि मुझसे खाई नहीं जाएगी, अब उसके दो कारण हैं। माना कि उनके दांत थोड़े बहुत तकलीफ़ देने वाले होंगे, लेकिन ये कारण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असल कारण तो ये है कि वो अंदर ही अंदर इतने जल गए हैं कि वो वहाँ पर आइसक्रीम लेखक के सामने खा भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही ये गली मोहल्ले वाले लोग, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। जैसे कोई संसर्गजन्य बीमारी होती है ना, उसकी तरह समाचार फैल जाते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, अभी नहीं मिल रहे थे। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, कोई साग ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई करेले ला रहा है। जैसे कि चमनलाल गए थे लखनऊ में, वहाँ से लेकर आए, और बैनर्जी गए थे कोलकाता में, वहाँ से खीर लेकर आए ढेर सारी। और जैसे ये सारी चीज़ें रखने के लिए लेखक का फ्रिज ही बचा था। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इससे और दुख की बात क्या होगी? देखिए, फ्रिज लेखक का है, लेकिन वो कहते कि उसमें उनकी अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं है। इसकी कोई चिंता नहीं है, फिर भी चिंता नहीं है। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी, यानी जो व्यक्तिगत जीवन होता है, प्राइवेसी, वो छिन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। अब जैसे कि वो नहा रहे हैं या खाना खा रहे, आराम फरमा रहे हैं, उसी वक्त कोई ना कोई टपक पड़ता और उसके हाथ में कोई चीज़ होती और वो लेखक के फ्रिज में रखने के लिए चला आता। ये बात परेशान करने वाली थी। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूँ और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो बड़ी थी। देखो, लेखक के मन में ऐसा विचार आया कि ये जो मुझे रेफ्रिजरेटर मिला है, मैं किसी को अभी दे दूंगा मुफ्त में, बिल्कुल। और जब उस पर मुझ जैसी मुसीबत आएगी, जैसे मैंने भोगा है या भोग रहा हूँ, तो मैं उसकी मुसीबत देखकर, उसका दुख देखकर तालियां पीट पीट कर नाचता रहूँगा। लेकिन वो भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, यानी मौल्यवान चीज़ें खाने पीने की, वो पड़ी थी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, समझाता हूँ। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। चिंता यानी फिक्र, परेशानी, तकलीफ़, ये तो आप जानते हो, अंदर ही अंदर की हमारी मन की घुटन। और चेतना यानी क्या? जीने के लक्षण,
यानी जो लेखक का परिवार मज़े से जीवन जी रहा था, उनकी जो चेतना थी, तो चिंता के कारण उनका जीवन का मज़ा सब किरकिरा हो गया। यानी अब वो उन्हें चीता के समान लगने लगा। उनकी परेशानी और बढ़ाई एक व्यक्ति ने। देखिए, उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। मोहल्लेदार मतलब किसी मोहल्ले का मुखिया। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए है, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी चाहेगा या करेगा ले जाया करूँगा। सिंधी आलू बड़े स्वादिष्ट होते ही है, गर्मा गर्म खाए जाए तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन वो कहता है कि जब जी चाहेगा मैं तुम्हारे यहाँ आकर फ्रिज में से निकाल कर खा लिया करूँगा, अभी रख लो। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी, यानी बिल्कुल भी जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, अपनी लाचारी बताई। बिगड़ कर बोला, नाराज़ हो गया। अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खैरे, यानी जो किसी काम के नहीं होते वो तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। तुरंत वो नाराज़ हो गया, जैसे कितना अधिकार जमा रहा है देखिए लेखक पर और उनके फ्रिज पर। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, यानी इशारों से पूछा कि इसके सिंधी आलू फ्रिज में रख लिए जाएं या नहीं। उसने हाँ में सिर हिला दिया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह वाक्य जो है ना, ये थोड़ा गलत है। उसने में सिर हिला दिया, ऐसा नहीं, उसने हाँ में सिर हिला दिया, ऐसा होना चाहिए। वो भांप रहा था, यानी समझ रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। देखिए कितनी अधिकारवाणी के साथ वो बोल रहा है। यकीन नहीं है उसे लेखक की बातों पर। मैं देख लेता हूँ अपने आँखों से। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव यानी सलाह खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। पहले तो लेखक और लेखक की पत्नी को ऐसा लगा कि हमने खामखा ये मूर्खता कर ली ये बोलकर, पर बाद में उन्होंने खुश होने का बहाना बनाया और फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। यानी पूरा का पूरा फ्रिज बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा हुआ था, अटा पड़ा था, भरा पड़ा था, ये उसका मतलब है। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, पूरा देख लिया उसने। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। अब दृष्टि अंदर जाने के लिए कोई जगह लगती है क्या? लेकिन वो फ्रिज, वो रेफ्रिजरेटर इतना भरा हुआ था, आटा पड़ा था कि दृष्टि भी अंदर नहीं जा रही थी। ये लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, लेखक की पत्नी को पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुँचनी चाहिए। कहकर उसने 2 मुख में रख ली। देखिए वहाँ पर 4 सिल्वर क्रीम थी, बड़ी स्वादिष्ट होती है वो। उसने चारों में से 2 अपने मुंह में रख ली और ऊपर से क्या कह रहा था पहले कि यहाँ रखने से क्या फ़ायदा? अरे भैया तुझे लेना देना क्या है? वो तो वो चारों की है ना, लेखक, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे। कितना पेटू है देखिए, उसने अपने मुंह में रख ली, बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उधरस्त किया। अब दोनों भाई बहन हेमंत और अमिता स्कूल में गए थे और सिंधी आलू रखने के लिए जगह भी बनानी थी। उसने तो 2 स्वयं खा लिए और अभी 2 जो बचे थे तो मजबूरीवश लेखक को और उनकी पत्नी विमला को खा लेना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर हालात ने कैसे पलटी खाई। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। अब ये कौन सा जादू हो गया? देखिए वो कहते हैं ना, हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है ना। यानी गली मोहल्ले वालों ने सपने में भी नहीं जो बात सोची होगी वो लेखक ने करके दिखाई, लेकिन उनको पता तक नहीं चला। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई जो उसने पहले कुछ दिन पहले रखा हुआ था। क्या जवाब दिया देखिए,
क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। हालांकि ये लेखक साफ साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन बताना पड़ा उसमें मच्छर गिर गए थे, वो गंदा हो गया था, हमने फेंक दिया। अच्छा किया या बुरा किया? शांति बुआ को कहना पड़ा होगा, आपने बहुत अच्छा किया भैया। आगे, रामानुज ने मिठाई मांगी क्योंकि उसने पहले मिठाई वहाँ पर रखवा दी थी। मिठाई मांगने के लिए आया तो लेखक माफ़ी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाज़ार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। वे शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे, और जब वो सचमुच मिठाई रखने के लिए आए थे तो शायद उन्होंने ऐसी बात की होगी कि बेटा ये मिठाई तेरी क्या और मेरी क्या, बस 2-3 दिन के लिए रख ले, तेरे घर में नया नया फ्रिज आया है। तो उन्हें भी सबक सिखाना था ना, तो उन्होंने वो मिठाई खा ली। साग लेने चक्रवर्ती आए। ये चक्रवर्ती भी शायद लेखक को चक्कर में डालने के लिए आए थे पहले, तो उनके लिए भी लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसे धुआंधार बारिश थी, है ना, मूसलाधार बारिश हो रही थी, साग लेने के लिए मैं बाहर नहीं जा पाया। पत्नी बोली, यानी तुम्हारी भाभी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने पड़ा था, इस समय हमने ये सोचा नहीं कि वो तुम्हारा है, खा लिया। वो भी अपना मुंह लटका कर चले गए। अगला पात्र है रमा। उसने भी पराठे रखे हुए थे। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। रमा के मन संशय पैदा हो गया, शक पैदा हो गया, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही विमला। लेकिन उसने बताया, क्या बताया, देखिए, विमला ने बात बनाई, इन्हें पहले मन में ठान ली कि ये बताना है। वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, यानी वो साधु सारे मोहल्ले को परेशान करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए हैं, यानी अब जो भी पुण्य मिलेगा तुम्हें मिलेगा, मुझे मिले ना मिले। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच। कल परसों वो जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बातें हो सकती है। हो सकता है कि लेखक के परिवार ने वो पराठे खा लिए हो, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि सचमुच किसी साधु को उन्होंने वो पराठे दे दिए हो। हालांकि वो पराठे देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जितने अधिकार से रमा ने इनके फ्रिज में वो पराठे रखे थे, तो उसे सबक सिखाने के लिए लेखक को ये करना पड़ा, विमला को ये करना पड़ा, ताकि दोबारा लोग उन्हें परेशान न करें। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। पहले कौन सा समाचार फैला हुआ था? उड़ती बीमारी की तरह कि लेखक के घर में रेफ्रिजरेटर आ गया है, और फिर लेखक को किस प्रकार परेशानी झेलनी पड़ी। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, शिकंजी पिलानी पड़ी, चाय पिलानी पड़ी, ठंडा पानी बार बार पिलाना पड़ा, लोगों के ताने सहने पड़े। और अब ये भी समाचार उड़ती बीमारी की तरफ फैल गया कि लेखक के फ्रिज में हमने जो जो चीज़ें रखी थी वो क्या हो गई, गायब हो गई किसी न किसी तरह से। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता लेखक को परेशान करने के लिए। या लेखक ने अपनी उंगली को टेढ़ा किया है और लोगों को सीधा किया है। देखिए, रेफ्रिजरेटर में कौन कौन और क्या क्या रखने के लिए लेखक के घर आए थे। सबसे पहले शांति बुआ आई थी। सबसे पहले उसने क्या किया था, जो आटा सड़ सकता था, जो फेंकने के काबिल था, वो आटा लेखक के घर वो रखने के लिए आई थी। और बाद में ये पनीर और मटर रखने के लिए आई थी। समझ गए ना? रमा पराठे रखने के लिए आई थी, रख लिए गए थे।
लेकिन बाद में गायब करवा दिए गए। चक्रवर्ती जी साग रखने के लिए आए थे, रामानुज चाचा मिठाइयाँ रखने के लिए आए थे, चमनलाल लखनऊ जाकर करेले लेकर आए थे ढेर सारे, और बैनर्जी कोलकाता जाकर बहुत सारी खीर लेकर आए थे। कैलाश जो अपने आप को मोहल्लेदार समझ रहा था, उसने बहुत सारे सिंधी आलू लेकर के रेफ्रिजरेटर में रख दिए थे, और जो बचे हुए अन्य लोग थे वह कभी ना कभी रोटियां लाते थे। इस पाठ से हमें यही सबक मिलता है कि बेवजह हमें अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इतना स्वार्थ भी हमारे पास नहीं होना चाहिए कि हमारे स्वार्थ के कारण वो परेशान हो जाए या फिर उनकी प्राइवेसी भंग हो जाए, खाना पीना नहाना ये सब कुछ हराम हो जाए। ऐसे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मैं आपसे आशा करूँगा कि पहले वीडियो की तरह ये दूसरी वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।